नमस्कार। इस लेसन में हम डिजाइन और सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम के IS 456 2000 में जो प्रोविजन दिए हैं उनको डिस्कस करेंगे। डिजाइन ऑफ सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम। सबसे पहले ले लेते हैं इफेक्टिव डेप्थ को। डिजाइन में जो फॉर्मूला यूज होते हैं उसमें मोस्टली इफेक्टिव डेप्थ का यूज होता है, इसलिए हमें इफेक्टिव डेप्थ निकालना आना चाहिए। दो तरह की डेप्थ होती है, एक बीम का क्रॉस सेक्शन होता है, इसकी जो ओवरऑल डेप्थ होती है टॉप से लेके बॉटम तक की, ये कहलाती है ओवरऑल डेप्थ। तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल D से। और जो इफेक्टिव डेप्थ होती है सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट से लेकर के मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर होता है, उसकी डिस्टेंस कहलाती है इफेक्टिव डेप्थ। मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर के ऊपर यदि किसी तरह की प्लास्टरिंग की गई है या फिनिशिंग मटेरियल है तो इसको हम इफेक्टिव डेप्थ में छोड़ देते हैं। इसी तरह से यदि 2 लेयर में टेंसाइल स्टील प्रोवाइड की है तो यहाँ पर हम दोनों लेयर की CG निकालते हैं, सेंट्रोइड, और इस सेंट्रोइड से लेकर के टॉप कंप्रेशन फाइबर की डिस्टेंस इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है। इफेक्टिव डेप्थ के लिए यदि इसी बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका ये बीम है, बीम में मेन रेनफोर्समेंट बॉटम में प्रोवाइड करते हैं। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है तो ऊपर के रेनफोर्समेंट हैंगर बार की तरह काम में आते हैं। शियर को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पर स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं। ये स्ट्रप जो है मेन रेनफोर्समेंट और हैंगर रेनफोर्समेंट के चारों तरफ से पास होती है, इसलिए यहाँ पर भी इसकी क्या है, राउंड करने से, चक्कर लगाने से यहाँ पे थिकनेस बढ़ जाती है। तो यदि इसकी ओवरऑल डेप्थ बीम की D है तो हमको इफेक्टिव डेप्थ निकालना है। तो इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू, ये है ओवरऑल डेप्थ D, और इफेक्टिव डेप्थ निकालना है तो इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू ओवरऑल डेप्थ माइनस क्लियर कवर। तो टाइज के ऊपर जो कवर होगा, स्ट्रप के ऊपर जो कवर होगा उसको माइनस करेंगे, तो इस कवर को बोलते हैं नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर और नॉमिनल कवर, इसके बाद टाइज का जो डायमीटर है उसको माइनस करेंगे, स्ट्रप्स के डायमीटर को माइनस करेंगे। और इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से होती है, सेंटर से, मेन रेनफोर्समेंट के सेंटर से, इसलिए मेन रेनफोर्समेंट के बार को के डायमीटर को हाफ को माइनस करेंगे। तो ये हो गया F/2, और F यहाँ पर क्या है, टाई या स्ट्रप का डायमीटर। इस तरह से हम इफेक्टिव डेप्थ की कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है इसके अंदर वो है इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान डिजाइन करने के लिए हम डिजाइन मूवमेंट लेते हैं और डिजाइन शियर लेते हैं, जिसको MU और VU से डिनोट करते हैं। इसके बाद डिजाइन को हम डिफ्लेक्शन या अदर क्राइटेरिया के लिए चेक करते हैं। तो मूवमेंट निकालने के लिए हम मूवमेंट के फॉर्मूले का यूज करते हैं, हम मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो उस समय हमें इफेक्टिव स्पान की जरूरत पड़ती है। एक्चुअल स्पान ना होके इफेक्टिव स्पान की जरूरत पड़ती है, इसलिए अलग अलग तरह के बीम में ये इफेक्टिव स्पान की कैलकुलेशन अलग अलग तरह से करते हैं। तो सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, ऐसा बीम जो सपोर्ट पर फ्रीली सपोर्टेड हो, उसे सिंपली सपोर्टेड बीम बोलेंगे। और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए सपोर्ट कैसा ले सकते हैं, जस्ट लाइक बार, दीवार के ऊपर कोई बीम रखा हुआ है
फ्रीली रखा हुआ है तो वो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह काम करेगा, बार सपोर्ट की तरह काम करेगी। ये बीम हो गया अपना सिंपली सपोर्टेड बीम। इस बीम की इफेक्टिव डेप्थ जो है वो है डी, और दोनों सपोर्ट के बीच का जो स्पेस है उसको बोलेंगे क्लियर स्पान। क्लियर स्पान को एलसी से भी दिखा सकते हैं। ये एलसी हो गया। अब अपने को इफेक्टिव स्पान निकालना है। इफेक्टिव स्पान इज इक्वल टू, पहले केस में हो जाता है, पहले केस में लेंगे क्लियर स्पान और इसमें इफेक्टिव बीम की इफेक्टिव डेप्थ को जोड़ देंगे। दूसरे तरीके से निकालेंगे तो सपोर्ट के सेंटर की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को लेंगे। इस सपोर्ट की डिस्टेंस सेंटर यहाँ पर है और इस सपोर्ट का सेंटर यहाँ पर, इस डिस्टेंस को बोलते हैं एल। तो ऐसे केस में दो तरह से निकालेंगे। दूसरे में इफेक्टिव स्पान हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द सपोर्ट। इन दोनों में से जो वैल्यू कम होती है, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, वही सिंपली सपोर्टेड बीम की इफेक्टिव स्पान हो जाती है। नेक्स्ट ले लेते हैं, इफेक्टिव स्पान ऑफ कंटिन्यूअस बीम। इफेक्टिव स्पान ऑफ कंटिन्यूअस बीम। ऐसा बीम जो दो से अधिक सपोर्ट पर सपोर्टेड होता है उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम के बहुत सारे सपोर्ट होने की वजह से इनके अलग अलग स्पान के लिए अलग अलग इफेक्टिव स्पान हो सकता है या सभी का एक सा हो सकता है। कंटिन्यूअस बीम का इफेक्टिव स्पान सपोर्ट की विड्थ पर डिपेंड करता है। पहला केस लेते हैं, यदि कंटिन्यूअस बीम, अच्छा एक बात और यहाँ पर ध्यान देना है कि अभी सिर्फ बीम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो कोड में प्रोविजन दिए हुए हैं वो स्लैब के लिए भी सेम काम करते हैं। इसका मतलब जिस तरह से हम बीम का इफेक्टिव स्पान निकाल रहे हैं उसी तरह हम स्लैब का इफेक्टिव स्पान निकाल सकते हैं। तो ये प्रोविजन बीम और स्लैब के लिए इफेक्टिव स्पान के सेम है, इफेक्टिव स्पान के सेम है, सेम फॉर इफेक्टिव स्पान। नेक्स्ट ले लेते हैं, यदि आपकी जो सपोर्ट की विड्थ है, सपोर्ट की विड्थ को BS से डिनोट करते हैं, BS सपोर्ट की विड्थ है, वो आपके क्लियर स्पान को डिनोट किया है LC। LC 1/12 ऑफ क्लियर स्पान से कम है या बराबर है, तब इफेक्टिव स्पान सिंपली सपोर्टेड बीम, तब इफेक्टिव स्पान सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह हो जाएगा। ऐसे केस में इफेक्टिव स्पान इज इक्वल टू एज कैलकुलेटेड इन सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम का किस तरह से निकालते थे, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ। दूसरा तरीका क्या रहता था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट, इन दोनों में से कम। तो यदि सपोर्ट कंटिन्यूअस बीम में सपोर्ट की विड्थ क्लियर स्पान के 1/12वें भाग से कम है तो ऐसे केस में कंटिन्यूअस बीम का इफेक्टिव स्पान सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह कैलकुलेटेड किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में यदि मान लेते हैं कि विड्थ ऑफ द सपोर्ट क्या है 300 mm और इस क्लियर स्पान
4500 mm, 4.5 मीटर का स्पान है। अब 300 mm जो है वो आपका क्या हुआ, 4500 डिवाइडेड बाई 12, ये वैल्यू आ जाएगी 375 mm, इससे कम है। ऐसा है तो इसका स्पान कैलकुलेट करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह। तो ये हो गया आपका ए केस, ये केस हो गया। अब देखते हैं कि विड्थ ऑफ द सपोर्ट कंटिन्यूअस बीम की, जैसे ये सपोर्ट है, इसकी कंटिन्यूअस बीम की विड्थ जो है वो आपकी विड्थ ऑफ सपोर्ट आपकी 1/12 क्लियर स्पान से ज्यादा है। जैसे यही वैल्यू यहाँ पर सपोर्ट की विड्थ क्या होती, 400 mm, और यहाँ पर थी 300 mm। तो 300 mm के केस में इस तरह से कैलकुलेट करना है, और 400 mm के केस में क्या लेंगे, 400 इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाई स्पान, अभी भी अब हमने माना है कि 4.5 मीटर है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो 4500, इसको काटा तो ये आ गया आपका 375 है। यहाँ पर विड्थ ऑफ द सपोर्ट जो है वो आपकी 1/, इससे ज्यादा है 400, 1/12 क्लियर स्पान से ज्यादा है। दूसरा भी लेना है, दूसरा इसका रहेगा कि या तो 600 mm, तो 1/12 क्लियर स्पान या 600 mm दोनों में से जो कम हो, उससे यदि विड्थ ऑफ सपोर्ट ज्यादा है, तब ऐसे केस में इफेक्टिव स्पान जो रहता है अलग अलग तरीके से लेना है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो बीम है या स्लैब है सपोर्ट पर किस तरह से है, फिक्स है, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। तो पहले हम लेते हैं पहला केस, ये केस लिया। फॉर एंड स्पान विथ वन एंड फिक्स, कंटिन्यूअस बीम है और उसका जो एंड स्पान, सबसे किनारे का स्पान कहलाता है एंड स्पान। तो ये जो एंड स्पान के लिए कैलकुलेट करते हैं, एंड स्पान जो अपना है वो इसका वन एंड फिक्स्ड है, इधर पर फिक्स्ड है, जबकि जो दूसरा जो है आपका एंड, ये आपका कंटिन्यूअस है। एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड कंटिन्यूअस है। स्पान कौन सा है, एंड स्पान। ऐसे केस में इफेक्टिव स्पान क्लियर स्पान के बराबर होता है। दूसरा केस लेते हैं इसी का, जबकि विड्थ ऑफ सपोर्ट 1/12 क्लियर स्पान से ज्यादा है या 600 mm दोनों में से किसी से भी ज्यादा है, तब यदि उसका एंड स्पान का एक एंड फ्रीली सपोर्टेड, यहाँ पर फिक्स की जगह हो गया फ्रीली सपोर्टेड, और दूसरा एंड अभी भी कंटिन्यूअस है, दूसरा एंड दूसरे सपोर्ट से यदि पास हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस है। ऐसे केस में यहाँ पर क्या लेना है अपने को, इफेक्टिव स्पान L इज इक्वल टू हो जाएगा LC प्लस 0.5 D। D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। दूसरे तरीके से भी निकालेंगे, L इज इक्वल टू हो जाएगा LC प्लस 0.5 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ सपोर्ट। इन दोनों में से जो कम होगी, whichever is less, उसी को हम कंटिन्यूअस बीम के एंड स्पान के फ्रीली, जिसका वन एंड फ्रीली सपोर्टेड है और दूसरा एंड कंटिन्यूअस है, इफेक्टिव स्पान लेते हैं। तीसरा केस क्या बनता है अपना, यदि कोई बीम है और वो आपका रोलर्स, जिसको बोलते हैं रोलर बियरिंग या रॉकेट बियरिंग पर सपोर्टेड हो, ऐसा ब्रिज के केस में होता है। ब्रिज में जो स्लैब होती है उसको बीम और स्लैब को बियरिंग के ऊपर रखते हैं, ये रोलर क्या है मूव कर जाते हैं। तो ऐसे
कंडीशन में ये जो स्पान होता है, इफेक्टिव स्पान, आपके सेंटर टू सेंटर बियरिंग के बराबर होता है। मतलब L इज इक्वल टू सेंटर ऑफ बियरिंग। नेक्स्ट, कैंटिलीवर के इफेक्टिव स्पान की बात करते हैं। इफेक्टिव स्पान ऑफ कैंटिलीवर। नॉर्मली जो केस होता है उसमें एक सपोर्ट होता है, बार सपोर्ट होती है और या कॉलम होता है, और जिससे आपका कैंटिलीवर क्या है, निकला हुआ होता है। ये आपका क्या हो गया, कॉलम या बाल का फेस हो गया। और फेस से लेकर के फ्री एंड की डिस्टेंस कहलाती है यहाँ पर क्लियर स्पान। ये नॉर्मली केस होता है। तो नॉर्मल केस के लिए कैंटिलीवर का इफेक्टिव स्पान, क्लियर स्पान, फेस से लेकर के फ्री एंड की डिस्टेंस क्लियर स्पान, और हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ। इसका यहाँ पर डेप्थ कितनी है, d, इफेक्टिव डेप्थ का 1/2 ऑफ d लेते हैं। दूसरा केस जो बनता है वो रहता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो अपना कैंटिलीवर है पीछे से चला आ रहा होता है, मतलब पीछे बहुत सारे बीम है और उनके ऊपर बना है, उनका एक्सटेंशन होता है, जैसे छज्जे के केस में होता है, तो कैंटिलीवर बाहर निकला रहता है। तो ऐसे केस में जबकि कैंटिलीवर क्या होता है, अपने सपोर्ट से कंटिन्यूअस रहता है। ये कैंटिलीवर जो है आपका यहाँ पर कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर आपका इफेक्टिव स्पान इज इक्वल टू क्लियर स्पान, मतलब ये डिस्टेंस LC, और ये जो सपोर्ट की विड्थ है इसका हाफ लेते हैं, प्लस 1/2 ऑफ BS, विड्थ ऑफ सपोर्ट। फ्रेम्स की बात करते हैं। फ्रेम्स पोर्टर फ्रेम RCC फ्रेम से बनती है। तो यहाँ पर फ्रेम में क्या रहते हैं, कॉलम्स रहते हैं, और कॉलम्स के ऊपर बीम, और बीम के ऊपर स्लैब, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन रहता है। तो इस बीम का आपका इफेक्टिव स्पान इन द एनालिसिस ऑफ आपका क्या रहेगा, सेंटर टू सेंटर ऑफ डिस्टेंस लेते हैं। ये जो कॉलम से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वही इस पोर्टर फ्रेम का इफेक्टिव स्पान हो जाता है। इसके अलावा कोड में दिया है सब्स्टिट्यूट फ्रेम के लिए। सब्स्टिट्यूट फ्रेम की अपने को लोडिंग देखनी है, किस तरह से लोडिंग से मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होता है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूट फ्रेम का एनालिसिस करने के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और इसमें क्या है, बहुत सारी आपकी स्टोरी है, 1 2 3 स्टोरी। इसमें आपके कॉलम है, एक कॉलम्स हो गए। अब यदि हमको इसका सब्स्टिट्यूट फ्रेम ड्रॉ करना है, सब्स्टिट्यूट इस लेवल का, इस फ्लोर का, फ्लोर नंबर 1 का, ये ग्राउंड ये हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, यदि इस सेकंड फ्लोर का, तो यहाँ से जितने भी बीम होंगे इस फ्लोर से कनेक्टेड होंगे, और जितने भी आपके क्या होंगे कॉलम ऊपर और नीचे, उनका दूसरा एंड, फार एंड को हम फिक्स्ड कर। तो इस फ्लोर का डायग्राम खींचते हैं, तो ये फ्लोर हो गया, और इस फ्लोर के ऊपर 4 क्या है, ऊपर कॉलम है 1 2 3 4, और नीचे भी 4 कॉलम है। तो इनके अदर एंड को क्या मानते हैं, फिक्स मानते हैं। ये बन गया इस फ्लोर के लिए सब्स्टिट्यूट फ्रेम। सब्स्टिट्यूट फ्रेम क्या तरीका है एनालिसिस का, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का वर्टिकल अप्रोक्सीमेट मेथड है। ये कैसा मेथड है, अप्रोक्सीमेट मेथड है। और इस अप्रोक्सीमेट मेथड को हम वर्टिकल लोडिंग के लिए यूज करते हैं। वर्टिकल
लोडिंग के लिए यूज करते हैं। टेंशन रेनफोर्समेंट, टेंशन रेनफोर्समेंट। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं और बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से हम एरिया ऑफ स्टील डिजाइन में निकालते हैं। अब ये निकाला हुआ स्टील है, ये हमारा कोड के प्रोविजन के अनुसार होना चाहिए। मतलब कोड ने एक लिमिट फिक्स कर रखी है कि किसी भी हालत में इससे बीम में इससे कम स्टील प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना ही इस लिमिट से ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करेंगे। तो पहला केस डिस्कस करते हैं कि बीम में जो आपका टेंशन रेनफोर्समेंट, क्योंकि टेंशन में प्रोवाइड करते हैं AST, तो AST आपने कैलकुलेट कर ली और ये AST आपकी AST मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए। AST should not be less than AST minimum। और AST मिनिमम के बारे में, मिनिमम रेनफोर्समेंट के बारे में कोड में बताया गया है। मिनिमम रेनफोर्समेंट, मिनिमम रेनफोर्समेंट कोड में बताया है कि आपको कैलकुलेट इससे कम नहीं होना चाहिए। किस फॉर्मूले से निकालेंगे? ASB अपॉन AST अपॉन BD इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। AST बाई BD क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाता है, एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन। यदि इसको 100 से मल्टीप्लाइड कर दें तो ये हो जाता है 100 AST बाई BD, और जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज स्टील P। तो P इज इक्वल टू होता है परसेंटेज स्टील इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। इससे कम स्टील नहीं प्रोवाइड करना है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील FY के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि Fe250 को लेते हैं तो Fe250 के लिए FY इज इक्वल टू 250, तो परसेंटेज स्टील इज इक्वल टू 0.85 अपॉन 85 अपॉन 250, और परसेंटेज का मतलब है यहाँ पर 100 का मल्टीप्लिकेशन। इसको 100 से मल्टीप्लाइड किया तो ये वैल्यू आती है 0.340%। जब परसेंट में पूछेंगे तो 0.340%। इसी तरह Fe415 के लिए, Fe415 के लिए कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में 85 को अपने को डिवाइड कर देना है 415 से, तो ये वैल्यू आ जाती है अपनी 0.205%। तीसरा होता है Fe 500 के लिए, P इज इक्वल टू हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 500। ये इससे Fe250 है, इससे जस्ट आधा हो जाएगा, मतलब 0.17% हो जाएगा। इस पर ये वैल्यूज के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। यहाँ पर ये मिनिमम स्टील क्यों प्रोवाइड करती है? रीजन क्या है इसका? रीजन है यदि कंक्रीट में मिनिमम स्टील भी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उसका फेलियर ब्रिटल रहेगा। तो बीम की डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, बीम की डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट का प्रोविजन दिया है, मिनिमम रेनफोर्समेंट का प्रोविजन दिया है। इसके अलावा अपने को मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, इसी तरह से कोड ने मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की भी लिमिट फिक्स कर रखी है। यदि मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट की बात करें, टेंशन की, तो इसकी वैल्यू है कोड में 0.04
बी डी 0.04 बी डी, मतलब बी और डी, बी मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर आरसीसी में मोस्टली इफेक्टिव डेप्थ का होता है, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज के केस में ओवरऑल डेप्थ लेते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैपिटल डी होता है। 0.04 BD का दूसरा रूप हो जाता है, यदि इसको 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाता है 4% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट का परसेंटेज होता है, तब आपको जवाब देना है 4%। यदि ये पूछा जाता है कि आरसीसी में कितना मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट होता है टेंशन में क्रॉस सेक्शन के हिसाब से, तो आंसर रहेगा आपका 0.04 BD। इसी तरह से कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट की भी लिमिट फिक्स कर रखी है। कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट वो भी मैक्सिमम, मिनिमम तो कुछ होता नहीं है सिंगल रिइंफोर्समेंट पे, तो कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते नहीं है, इसलिए मैक्सिमम कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट जो आपका रहता है डबली बीम में रहेगा, डबली रिइंफोर्स्ड बीम में रहेगा, और इसकी वैल्यू भी टेंसाइल रिइंफोर्समेंट के बराबर है, मतलब 0.04 BD या 4% है। इसके बाद साइड फेस रिइंफोर्समेंट को ले लेते। साइड फेस रिइंफोर्समेंट कभी कभी जनरली इसको सरफेस रिइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। सरफेस रिइंफोर्समेंट जब बीम की डेप्थ 75 mm से 750 mm से ज्यादा होती है, बीम की डेप्थ डी इज आपका 750 mm, या डेप्थ टी बीम के केस में डेप्थ ऑफ वेव इज मोर देन 750 mm। इसके अलावा आपका पियर्स, रिटेनिंग बार, इनमें भी आप साइड फेस रिइंफोर्समेंट का को प्रोवाइड करते हैं। ये कंक्रीट के श्रिंकेज और टेम्परेचर सरफेस पर जो श्रिंकेज होता है उसके क्रैक डेवलप होते हैं, उनको कंट्रोल करने के काम में आता है। तो साइड फेस रिइंफोर्समेंट यदि देखें तो आपका ये बीम है, यदि टी बीम है या रेक्टेंगुलर बीम होता है, तो यहाँ पर आपका इसकी डेप्थ यदि मोर देन 750 mm से ज़्यादा है, तो डी मोर देन 750 mm, तब हम यहाँ पर दोनों फेस में, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये, इन दोनों का टोटल 0.1% ऑफ द, ये रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है, 0.1% ऑफ द वेव एरिया। वेव हो गया आपका वेव, या लेकिन जब एक फेस पर पूछा जाए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोड में लिखा हुआ है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब है कि हमको आधा परसेंट, इसका 0.1 का हाफ कितना हुआ 0.05% राइट फेस में और 0.05% लेफ्ट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ फेस। और इनकी जो स्पेसिंग रहेगी, ये जो स्पेसिंग रहेगी, इस स्पेसिंग को एस से डिनोट करेंगे, तो ये स्पेसिंग साइड फेस रिइंफोर्समेंट की 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 300 mm से ज़्यादा नहीं, लाइन खींची है मतलब नॉट मोर देन 300 mm, या और थिकनेस ऑफ द वेव, थिकनेस ऑफ द वेव, तो TW से भी ज़्यादा, स्पेसिंग TW से ज़्यादा, इन दोनों में से कम, विच एवरेज लेस।
नेक्स्ट आ जाता है अपना स्पेसिंग ऑफ बार। स्पेसिंग ऑफ बार बीट के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में और क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में जो लॉन्गिट्यूडिनल बार प्रोवाइड करते हैं उनके बीच की स्पेसिंग के बारे में, तो मिनिमम स्पेसिंग यहाँ पे ये बार प्रोवाइड की है, इनके बीच की ये स्पेसिंग, द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बार, पहला द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, ये है पैरेलल, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में देखेंगे तो ये बार क्या है, इस तरह से दिखाई देंगे, दो बार दिखाई देंगे आपको, और साइड से तो कुछ नहीं दिखाई देगा, एक ही लेयर में है। तो ये जो इनके बीच की द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन बार, S should not be less than ए स्पेसिंग, दो बार, दो मेन पैरेलल बार के बीच की डिस्टेंस जिसको बोलते हैं S, इससे कम नहीं होना चाहिए। पहला डायमीटर ऑफ द बार, इफ बार डायमीटर आर इक्वल, ये यदि 10-10 mm के बार हैं तो ये स्पेसिंग बार डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। स्पेसिंग शुड नॉट बी लेस देन बार डायमीटर, जबकि बार क्या है, इक्वल डायमीटर के हैं, बार इक्वल डायमीटर के हैं। यदि बार अलग अलग डायमीटर के, जैसे एक 10 mm का बार, एक आपका 20 mm का बार है, 25 mm बार है, तो इसके केस में अपनी स्पेसिंग जो है एस शुड नॉट बी लेस देन 5 मैक्सिमम, मैक्सिमम डायमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी जो स्पेसिंग है वो आपकी इससे कैलकुलेट करेंगे, एग्रीगेट का जो साइज है उसमें आपको 5 mm को जोड़ देंगे। मिनिमम की बात करेंगे तो इन तीनों वैल्यू को निकालेंगे, और इन तीनों वैल्यू में से जो सबसे ज़्यादा होगी वही क्या हो जाएगी आपकी, इससे भी कम नहीं होना चाहिए, इससे भी कम नहीं होना चाहिए, इससे भी कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा होगी वही वैल्यू अपने को दो मेन रेनफोर्समेंट के बीच में स्पेसिंग प्रोवाइड करना। कभी कभी क्या होता है कि जब हैवी लोड होता है तो कॉलम के अंदर, बीम के अंदर क्या है, हैवी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और हैवी रेनफोर्समेंट, इनके बीच में स्पेसिंग होना चाहिए, इतनी तो होना चाहिए कि आपका ये जो नीडल वाइब्रेटर है इसके अंदर पेनिट्रेट कर सके। और ये लिखा हुआ है कि एग्रीगेट से 5 mm ज़्यादा है, तो जब आपका कंजस्टेड रेनफोर्समेंट होता है तो एग्रीगेट का साइज यदि ज़्यादा हुआ तो ये रेनफोर्समेंट को आपको स्पेसिंग बढ़ानी कर पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं करना है, रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग वही रखना है, लेकिन एग्रीगेट का साइज अपने को छोटा कर देना है। इसके बाद आपका आता है, आप यदि एक लेयर, ये तो एक लेयर में बात प्रोवाइड किए थे, अब वर्टिकल रेनफोर्समेंट, ये हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट हो गया। हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट एक लेयर में प्रोवाइड किए हैं तो स्पेसिंग की बात की है। अब यदि दूसरी लेयर, यदि लोड ज़्यादा है तो डबल लेयर में प्रोवाइड किया, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक लेयर हैं तब हमको ये दोनों ही एक ही वर्टिकल, दोनों लेयर के रेनफोर्समेंट एक ही वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। और ये जो वर्टिकल दोनों लेयर के बीच की वर्टिकल स्पेसिंग है, इसको बोल सकते थे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बोल सकते थे। तो यहाँ पर हम दो लेयर के बीच में जो वर्टिकल स्पेसिंग है वो इससे कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? पहला है 15 mm, ये जो डिस्टेंस है
आपकी यहाँ से यहाँ तक सेंटर टू सेंटर 15 mm से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। वर्टिकल स्पेसिंग भी है। और दूसरा जो एग्रीगेट का नॉमिनल साइज है उससे आपका 2/3 और नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट साइज से, जैसे 20 mm का एग्रीगेट जनरली यूज करते हैं तो 20 का 2/3 हो गया आपका 13.67 मतलब 14 mm। तब यहाँ पे आ जाएगा 14 mm, यहाँ पर 15 है, तो दोनों में से जो क्या है तीसरा और ले लेते हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ बार, मैक्सिमम साइज ऑफ बार, दोनों रो में जो सबसे बड़े साइज का बार होगा उसको लेंगे। अब क्योंकि मिनिमम स्पेसिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, उसका अपोजिट चलेगा, विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर। मिनिमम के केस में विच एवर और मोर लेंगे, मैक्सिमम का केस में यदि 3 तरह के हैं तो अपन क्या करेंगे, आपको विच एवर इज लेस लेना है। तो यहाँ स्पेसिंग, मिनिमम स्पेसिंग का डिस्कशन चल रहा है, इसलिए अपने को विच एवर इज मोर लेना है। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, बीम और स्लैब में लोडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन डेवलप होता है और ये डिफ्लेक्शन विद इन लिमिट के अंदर होना चाहिए, ये लिमिट कोड ने प्रिस्क्राइब की है। ये डिफ्लेक्शन को विद इन लिमिट रखने की वजह क्या है, पहला रीजन तो है ये आपका कि जो स्लैब है या बीम है उसके ऊपर फिनिशिंग की जाती है, फिनिशिंग जो मटेरियल होता है उसको, उसकी इफिशियंसी को बनाए रखने के लिए, मतलब कि आपका जो फिनिशिंग है, पार्टीशंस हैं, ये आपके क्या रहें, आपके क्रैक ना हो। एक्सेसिव डिफ्लेक्शन की वजह से ये क्या है, डैमेज हो सकते हैं। दूसरी वजह क्या है डिफ्लेक्शन को कंट्रोल में रखने का, वो वजह है अपने को कि आपका अपीयरेंस, जैसे बीम है वही सेक करके एक्सेसिव डिफ्लेक्शन से झुक जाएगा, तो यहाँ पे जो आपके बैठे हुए लोग होंगे इनको एस्थेटिक अपीयरेंस मतलब साइकोलॉजिकल इनके अंदर क्या है, डर की भावना पैदा हो जाएगी। इसलिए हमको, हम इसको साइकोलॉजिकल या मेंटल ये चीज डेवलप हो जाती है जिससे इसको हम विद इन लिमिट रखते हैं। अब डिफ्लेक्शन के 2 क्लॉज दिए हुए हैं, ये दोनों क्लॉज बीम और स्लैब दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं, तो स्लैब में नहीं पढ़ेंगे, यहीं पर पढ़ लिया है बीम एंड स्लैब। पहला जो है, पहला है कि फाइनल डिफ्लेक्शन। इस डिफ्लेक्शन को, जैसे आपके कॉलम्स हैं, इस कॉलम के ऊपर बीम है, इसके ऊपर स्लैब है, जब कास्टिंग हुई थी वहां से मेजर करेंगे, कास्टिंग के समय से लेकर के इसके बाद आपकी फिनिशिंग हुई, फिनिशिंग होने के बाद आपका ये जो फाइनल डिफ्लेक्शन होगा वो आपका, ये जो डेल की वैल्यू आपकी डेल मैक्सिमम आपका स्पान अपॉन 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप एंड सिंकरेज मेजर्ड एट कास्ट लेवल। मेजर्ड एट कास्ट लेवल का मतलब है जहां से कास्टिंग की गई थी, और उसके बाद है ऑफ द सपोर्ट ये हो गया, उसके बाद आपका ये आपका रेशियो डेल मैक्सिमम स्पान बाय 250 से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा जो केस है, अब क्या हुआ, कास्टिंग हुई, कास्टिंग के बाद आपका प्लास्टरिंग हुई, पार्टीशंस वॉल बनाए गए,
फ्लोरिंग की। और इस केस में जब ये सब काम हो गया, पार्टीशन वॉल बना दी गई, उसके बाद हम डिफ्लेक्शन नापते हैं। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पहले से भी थोड़ा कुछ वेट की वजह से सेक कर जाएगा, उसके बाद जो बड़ा है पहले, तो जब पहले केस से इतना हो जाएगा तो ये डिफ्लेक्शन जो एक्सीड किया है वो द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड सिंकेज आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशंस and application of finishes not normally exceeded span by 350। ये आपका कब है? आपका आफ्टर फिनिशिंग। एंड पार्टीशन वॉल, ये जो डिफ्लेक्शन है आफ्टर मेजर्ड एट आफ्टर कास्टिंग, तो इसकी वैल्यू अधिक होगी। पहला, ये जो पहला है ये आपका, ये लिमिट क्यों फिक्स की गई है? क्रैक कंट्रोल के लिए, क्रैक कंट्रोल के लिए, और आपका देखने में हमें अच्छा लगे, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल, या देखने से डरावना ना हो, तो इसको बोलेंगे साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट, ज्यादा झुका हुआ बीम दिखेगा तो उससे हमारे मन में डर पैदा होगा, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। दूसरी जो लिमिट है उसमें है आपका ये कंट्रोल करती है डैमेज ऑफ फिनिशिंग, मतलब फ्लोरिंग में जो फिनिशिंग करते हैं झुकाव की वजह से डैमेज ना हो जाए, और पार्टीशन वॉल के डैमेज को रोकती है, पार्टीशन वॉल के डैमेज को या नुकसान को रोकती है। दूसरी लिमिट, पहली लिमिट क्रैक कंट्रोल और साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट के लिए है, और दूसरी लिमिट जो है वो हमारे पार्टीशन और फिनिशिंग को रोकती है। इसके बाद द वर्टिकल डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये किसके ऊपर डिपेंड है? स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ। तो कोड में बेसिक वैल्यू मैक्सिमम लिमिट ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन दी हुई है। तो ये रेशियो जो आपका है L/D बेसिक, बेसिक मतलब डिजाइन के पहले हम डिफ्लेक्शन के हिसाब से डेप्थ ऑफ बीम ले लेते हैं। तो डी बेसिक मतलब जहां से हमने डिजाइन के लिए इफेक्टिव डेप्थ को कंसीडर किया, ये रेशियो और इफेक्टिव स्पान का रेशियो, इफेक्टिव स्पान डिवाइडेड बाय जहां से हमने बेसिक इफेक्टिव डेप्थ ली है, ये रेशियो अप टू 10 मीटर, जबकि स्पान कितना है? 10 मीटर का है। तो ये L/D बेसिक कैंटिलीवर के लिए 7, कैंटिलीवर के लिए ये वैल्यू 7 है। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ये वैल्यू 20 है, और कंटिन्यूस बीम के लिए, कंटिन्यूस बीम के लिए ये वैल्यू आपकी 26 है। जब पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और उसके बाद क्या स्टील प्रोवाइड करते हैं, पर स्टील इसके अलावा ये ले लेते हैं कि यदि हमारा स्पान 10 मीटर से ज्यादा हो, और स्पान, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, फॉर स्पान मोर देन 10 मीटर, तो ये जो वैल्यू थी हमारी L/D सिंपली सपोर्टेड के लिए थी 20, L/D बेसिक वैल्यू जो हमारी थी वो 20 थी। इसको हम किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? जैसे 15 मीटर है तो इसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे स्पान 10 डिवाइडेड बाय स्पान। ज्यादा स्पान के लिए ये रेशियो और कम हो जाएगा, क्योंकि आप 15 मीटर रखेंगे यदि, तो ये वैल्यू और ज्यादा कम होगी।
लेकिन कैंटिलीवर के केस में सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूस बीम के केस में तो हमको इस तरह से करना है कि 10 बाई स्पान से उसी बेसिक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन कैंटिलीवर के केस में हमको जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फॉर्मूले पड़ते हैं उनके हिसाब से निकालना है। किस तरह से? जैसे अपना हो गया, यदि कैंटिलीवर हो और यूडीएल लगा हो तो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन WL/4/ATI होता है। तब इस तरह से निकालना है। अब क्या हुआ कि डी बेसिक तो ले लिया, लेकिन हम इसके बाद क्या है, एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया। एरिया ऑफ स्टील निकाला और जनरली क्या होता है कि यदि मिनिमम से कम पड़ रहा है एरिया ऑफ स्टील, एक्चुअल स्टील प्रोवाइडेड मिनिमम से कम हो रही है, तो हम क्या करते हैं, स्टील को बढ़ा देते हैं। इसी तरह से स्पेसिंग भी यदि ज़्यादा आ रही है तो फिर हम स्टील को स्पेसिंग कम करते हैं और इससे स्टील ज़्यादा होती है। मतलब एक्चुअल जो स्टील होती है रिक्वायर्ड से हम क्या करते हैं, EST रिक्वायर्ड से AST ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं। हमेशा डिजाइन में जब डिजाइन करने के बाद जो स्टील की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा ये L/D रेशियो जो है हम चेंज कर सकते हैं। ये बेसिक है, इसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। L/D मैक्सिमम जो होता है वो किसके बराबर आ जाता है, L/D बेसिक जो एज्यूम किया था, मल्टीप्लाइड बाय 3 तरह के कांस्टेंट होते हैं, उनको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। एक होता है KT, दूसरा होता है KC और तीसरा होता है KF। KT यदि स्टील टेंशन में प्रोवाइड की है तो हम टेंसाइल सिंगली रेंफोर्स्ड बीम है तो टेंसाइल जोन में जो स्टील प्रोवाइड करते हैं वो एक्चुअल रिक्वायर्ड से ज़्यादा होती है, उसके लिए मॉडिफिकेशन फैक्टर KT अप्लाई करते हैं। और KT के लिए हम एक चार्ट देखते हैं और उस चार्ट में FS किसके बराबर होता है, 0.58 FY यील्ड स्ट्रेस का 58% मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, जितना हमको फॉर्मूले से कैलकुलेट किया और एरिया ऑफ स्टील जितना आया रिक्वायर्ड। इसके बाद स्पेसिंग कम करके हम जनरली क्या है ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, तो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। इसके बाद ग्राफ से या चार्ट से हम KT की वैल्यू पता कर देते हैं और इस KT की वैल्यू से हम इसको जो जनरली 1 से ज़्यादा आता है तो हमारा L/D बेसिक की वैल्यू परमिटेड जो थी उससे बढ़ जाती है। इसी तरह KC का यूज हमको कब करना है, जब डबली रेंफोर्स्ड बीम हो या कंप्रेशन जोन में। तो KC क्या है, KC है मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर कंप्रेशन स्टील, मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर कंप्रेसिव रिइंफोर्समेंट। और KF जो है वो मॉडिफिकेशन की जगह कहलाता है रिडक्शन फैक्टर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आती है हमेशा लेस देन 1। और F क्या है, ये कब अप्लाई करना है, जब हमारा बीम फ्लैंज बीम हो। तो ये हमारे डिफ्लेक्शन के कोड के हिसाब से क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन हो गया है। अब लेते हैं मूवमेंट एंड शियर कोएफिशिएंट। ठीक है, मूवमेंट एंड शियर कोएफिशिएंट। किसके लिए पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम की डिजाइन अप्रोक्सीमेट मेथड से करते हैं। कंटिन्यूअस बीम की कोड में जो दी है वो मेथड दिया है, मेथड ऑफ डिजाइन कोएफिशिएंट। कंटिन्यूअस बीम और ऐसे बीम जिनके सपोर्ट अनयील्डिंग हो तभी ये लागू होगा। अगर सपोर्ट बैठना नहीं चाहिए तो कैसे होना चाहिए, अनयील्ड लोड की वजह से उनमें यील्डिंग नहीं होना चाहिए, अनयील्डिंग सपोर्ट के लिए।
मूवमेंट कॉफिशिएंट का मतलब क्या है? जैसे यदि यूडीएल हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो, तो हमने पढ़ा हुआ है कि आपका एम यू कितना आ जाता है, WL²/8। तो W और L क्या है? ये आपके क्या है, वेरिएबल है। लेकिन 1/8 क्या कहलाता है? मूवमेंट कॉफिशिएंट। इसी तरह से यदि यूडीएल लगा हो तो सीआर कितना होता है? WL/2। WL/2, इसमें 1/2 क्या हो जाता है? सीआर कॉफिशिएंट। फॉर कंटिन्यूअस बीम, जब तक हम एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं करते हैं तब तक हम एप्रोक कोड के एप्रोक्सीमेट एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। और ये एनालिसिस शियर कॉफिशिएंट का और मोमेंट कॉफिशिएंट का तभी लागू होगा जब नंबर ऑफ स्पान आपके कम से कम, कंटिन्यूअस बीम के नंबर ऑफ स्पान कम से कम 3 हो। The continuous span should be at least 3 in number। दूसरा कब हो सकता है? कि ये आपका प्रिज्मेटिक बीम होना चाहिए। प्रिज्मेटिक बीम का मतलब है कि बीम का सेक्शन, क्रॉस सेक्शन हर स्पान पे बदलना नहीं चाहिए। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म। तीसरी कंडीशन है मूवमेंट कॉफिशिएंट यूज करने के लिए कि आपका इन सपोर्ट पर जो सभी स्पान है, इन स्पान पर लोडिंग कैसी होना चाहिए? यूडीएल। यूडीएल एट ऑल स्पान। चौथी जो कंडीशन है आपकी कि जो कंटिन्यूअस बीम में बहुत सारे स्पान हो सकते हैं और इन स्पान में वेरिएशन 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसका? सबसे बड़ा स्पान और सबसे छोटे स्पान, इनका जो डिफरेंस है वो स्पान डिफरेंस 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ये चारों कंडीशंस हमको मिलती है तो हम IS कोड 450 के 6 के अनुसार कंटिन्यूअस बीम और कंटिन्यूअस स्लैब के केस में बेंडिंग मोमेंट और शियर कोएफिशिएंट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक टेबल बना लेते हैं, जिस तरह से बेंडिंग मोमेंट एंड, ये टेबल नंबर 12 कहलाती है। टेबल नंबर 12 IS शियर कोएफिशिएंट। ठीक है। अब टेबल नंबर 12 इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। टेबल नंबर 12 के कोएफिशिएंट पूछे जा सकते हैं। तो पहला आ जाता है आपका स्पान के मूवमेंट, स्पान मूवमेंट्स, और दूसरा हो जाते हैं अपने सपोर्ट मूवमेंट। स्पान मूवमेंट्स कंटिन्यूअस बीम बना लेते हैं, राइट। इस कंटिन्यूअस बीम का ये एंड सपोर्ट है और ये क्या है आपका एंड स्पान। इसके बाद आपके सभी स्पान कैसे रहेंगे? इंटरमीडिएट स्पान रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर ये कहलाएंगे आपके स्पान। यहाँ बीच में जो मूवमेंट रहेगा वो कहलाएगा स्पान मूवमेंट। तो स्पान मूवमेंट सैगिंग मूवमेंट होता है, मतलब पॉजिटिव रहेंगे। तो स्पान मूवमेंट के आगे अपने को प्लस साइन का यूज करना है, जबकि सपोर्ट पर होगिंग होती है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? निगेटिव मूवमेंट हो जाएंगे। अब दोनों को कंसीडर करते हैं लोड। लोड का क्या है? लोड का टाइप है अपना डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड और लाइव लोड को इम्पोज लोड जो फिक्स होता है उससे भी क्या है?
लाइव लोड बोलते हैं। तो ये हो गया अपना लाइव लोड। अब स्पान मूवमेंट दो तरह होते हैं, नियर मिडिल ऑफ एंड स्पान। यहाँ पर ये एंड स्पान है और ये एंड स्पान है। तो यहाँ पर यदि हमको एंड स्पान के मिडिल में निकालना है, नियर मिड ऑफ एंड स्पान में एंड स्पान पर मूवमेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो मिडिल पर अपना कितना आता है, 1/12 कोफिशिएंट आता है, इसको WL² या आपका इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, WL², W UDL हो जाएगा और L स्पान हो जाएगा, ठीक है। WD वेट के लिए भी यूज करेंगे तो WD, और ये आ जाएगा डेड लोड हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइव लोड, WDL², ये रहेगा पॉजिटिव। अब यदि हमारे अंदर के जो सपोर्ट हैं, इंटीरियर सपोर्ट बोल, इंटीरियर स्पान, ये एंड स्पान हो गया और ये सब स्पान कहलाएंगे इंटीरियर स्पान। इंटीरियर स्पान का मूवमेंट आपका एंड स्पान से कम रहेगा। यहाँ पर नियर द मिडिल ऑफ एंड स्पान 1/12 रहा, और यहाँ पर एट द मिडिल ऑफ इंटीरियर स्पान ये रहेगा अपना 1/16 WD प्लस WL मतलब लाइव लोड का L²। तो क्या मिलता है, यदि एंड स्पान की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 1/12 है, और इंटीरियर स्पान के लिए 1/6 है। तो इंटीरियर स्पान में मूवमेंट कम होता है। अब सपोर्ट मूवमेंट निगेटिव होता है। सबसे ज्यादा मूवमेंट कहाँ पर रहेगा अपना, ये रहेगा आपका एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट। ये सपोर्ट है एंड, इस सपोर्ट पर निगेटिव मूवमेंट सबसे ज्यादा रहेगा। इसके लिए कोफिशिएंट रहेगा आपका -1/10। और एट अदर इंटीरियर सपोर्ट, इसको छोड़ के इन सपोर्ट पर हमारा मूवमेंट रहेगा 1/12। ये किसके लिए हो गया आपका, डेड लोड एंड इम्पोज लोड के लिए बना दिया है। इसी तरह से हमको क्या करना है, शियर कोफिशिएंट भी याद करना है। शियर कोफिशिएंट एक रहेगा अपना डेड लोड के लिए, थोड़ा इजी कर लेते हैं, डेड लोड अलग अलग ले लेते हैं, डेड लोड के लिए और लाइव लोड के लिए। पहला केस कहाँ रहेगा, एट द एंड सपोर्ट, एट द एंड सपोर्ट। एंड सपोर्ट पर डेड लोड के लिए कोफिशिएंट रहेगा आपका 0.4, और इसको किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, W से। टोटल डिजाइन लोड, यदि W आपका UDL है और L स्पान है, तो टोटल डिजाइन लोड W=WL से मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है। इम्पोज लोड के लिए, इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड के लिए एंड सपोर्ट पर ये वैल्यू होती है 0.45। एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, यहाँ पर आपका डेड लोड के लिए कोफिशिएंट 0.6 है और लाइव लोड के लिए कोफिशिएंट 0.6 है। अब इसमें भी दो केस हैं, एक है आपका सपोर्ट के आउटसाइड और एक है आपका इनर साइड।
तो एंड सपोर्ट पे दो कंडीशन बनती है, एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, इसको बोलेंगे आउटर साइड। आउटर साइड पर है 0.6 और इनर साइड पर जो है वो डेड लोड के लिए 0.55 है, जबकि लाइव लोड के लिए सेम है। इसके अलावा ऑल अदर इंटरमीडिएट सपोर्ट, यहाँ पर जो शियर फोर्स है वो डेड लोड के लिए कोफिशिएंट 0.5 है और लाइव लोड के लिए 0.6 है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो हमारी मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो एट सब शियर फोर्स एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, यहाँ पर भी कहाँ पर, आउटर साइड में मैक्सिमम शियर फोर्स डेवलप होता है। इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट का भी अलग से या सेपरेटली लाइव लोड और डेड लोड के लिए डिस्कस कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट पहले डेड लोड के लिए ले लेते हैं। डेड लोड के लिए ये आपका नियर मिडिल ऑफ एंड स्पान, एंड स्पान के मिडिल में आपका हो जाएगा 1/12 और ये वैल्यू रहेगी प्लस की। लाइव लोड के लिए यही वैल्यू हो जाती है अपनी 1/10। यहाँ पर ये क्या है, रॉन्गली समझा दिया गया है। इसके बाद क्या किया कि आपका एट द मिडिल ऑफ इंटीरियर सपोर्ट, एट द, ये था एंड स्पान का सेंटर और ये हो जाएगा इंटरमीडिएट स्पान का सेंटर। यहाँ पर भी पॉजिटिव मूवमेंट होगा, लेकिन ये रहेगा +1/16 डेड लोड के लिए और लाइव लोड के लिए रहेगा 1/12। सपोर्ट मूवमेंट की बात करें, सपोर्ट मूवमेंट में एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, डेड लोड के लिए रहेगा 1/10 और लाइव लोड के लिए हो जाएगा आपका -1/9। इसी तरह से अदर इंटीरियर सपोर्ट के लिए डेड लोड के लिए 1/12 और लाइव लोड के लिए 1/9। तो मोस्ट क्रिटिकल कॉम्बिनेशन डेड लोड और लाइव लोड के लिए जहां पर इन कोएफिशिएंट की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो है आपका एट सपोर्ट, बेंडिंग मोमेंट के लिए एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर देना एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, यहाँ पर निगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिलता है। इसी तरह से शियर फोर्स के लिए आउटसाइड ऑफ द आपका एट सपोर्ट टू द नेक्स्ट ऑफ एंड सपोर्ट। इसके बाद बीम है और बीम में जब लोडिंग ये बीम है, जब ट्रांसवर्स लोडिंग इसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं तब सिंपली सपोर्टेड बीम हो तो आपका यहाँ पर क्या है, कंप्रेशन डेवलप होता है और नीचे टेंशन, और कंप्रेशन से ये बीम ऊपर की साइड क्या हो सकता है, बकल हो सकता है, बकलिंग हो सकती है। बकलिंग मतलब इसकी लेटेरियल स्टेबिलिटी, लेटेरियल स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए लेटेरियल स्टेबिलिटी रोकने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्पान। यदि ज्यादा स्पान होगा तो बीम कंप्रेशन में बकल हो सकता है। इसके अलावा बीम की विड्थ कम होगी तब भी ये आपका बीम की विड्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा जो है
बीम की इफेक्टिव डेप्थ। तो लेटेरियल स्टेबिलिटी के लिए चेक लगाने पड़ते हैं। उनमें से पहला चेक किसके लिए है? स्लेंडरनेस लिमिट फॉर slenderness limit for beam, किसके लिए? टू इंश्योर लेटेरियल स्टेबिलिटी, लेटेरियल स्टेबिलिटी। पहला, यदि सिंपली सपोर्टेड बीम हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो या कंटिन्यूअस बीम हो, तो जो दो स्पान के बीच में, दो सपोर्ट के बीच में इनका जो स्पान है, ये जो स्पान है, इस तरह से प्रोपोर्शन होना चाहिए कि आपका simply supported or continuous beam shall be so proportioned that the clear distance between the lateral distance, ये जो डिस्टेंस है, नॉट एक्सीड, किससे? ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसको L मान सकते हैं कि L should not be more than 60 B। मतलब ये जो बीम थी उसकी विड्थ कितनी है? B, और इफेक्टिव डेप्थ है D। तो आपका ये स्पान जो है 60 B से अधिक नहीं होना चाहिए, और आपका 250 B स्क्वायर अपॉन D से अधिक नहीं होना चाहिए, के अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों में से जो कम हो, whichever is less। इसी तरह से कैंटिलीवर के केस में, कैंटिलीवर के केस में यही वैल्यू, क्लियर स्पान 25 B से अधिक नहीं होना चाहिए, और ना ही आपका 100 B स्क्वायर अपॉन D से अधिक होना चाहिए। इन दोनों में जो कम हो, whichever is less, whichever is less। इस तरह से इस टॉपिक की थ्योरी खत्म होती है। धन्यवाद।